तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का, जो भारतीय दर्शन शास्त्र को भारत ही नहीं विश्व में भी विख्यात किया, और जिनका कहना था कि जब तक विद्यार्थी स्वयं दृढ़ इच्छा शक्ति ना करे तब तक वो कुछ भी नहीं सीख सकता। आज हम सभी शिक्षक दिवस मना रहे हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर है और इस दिन हम भारतीय शिक्षक दिवस मनाकर अपने ही शिक्षकों का सम्मान करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाने की उद्घोषणा 1994 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। यानी भारत ही नहीं विश्व स्तर पर भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसके समय में सिर्फ 1 माह का अंतर है, और इसका उद्देश्य भी विश्व स्तर पर शिक्षकों का सम्मान करना ही है। हम भारतीय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हुए भारतीय दर्शन शास्त्र से विश्व को परिचित कराया। तो आइए जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जो भारत के उपराष्ट्रपति फिर आगे चल के राष्ट्रपति बने। तो बच्चों, इनके बारे में हम जानेंगे। आपने देख ही लिया है और आप जानते भी हैं कि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरासम्या और माता का नाम सीताम्मा था। इनके पिता उस जमाने में भी राजस्व विभाग में कार्य करते थे, अर्थात वो एक सरकारी कर्मचारी थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका परिवार बहुत अधिक संपन्न नहीं था। इनका जन्म उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इस परिवार में अपनी परंपराओं को निभाते हुए भी इन्होंने आधुनिक शिक्षा को भी ग्रहण किया था। इनके पिता, जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि ये राजस्व विभाग में काम करते थे, और ये अपने पिता की 6 संतानों में से दूसरे स्थान पर थे। इनका बचपन इतने अधिक संख्या होने के कारण, क्योंकि उस समय बच्चों जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे और आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं हुआ करती थी। ऐसे में इनका बचपन भी बहुत अधिक संपन्नता भरा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने छात्र जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। इनके पिता कहने को तो पुराने विचारों के थे, लेकिन उन्होंने राधाकृष्णन को, यानी हमारे भावी उपराष्ट्रपति को, क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेजा था, और यहाँ इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1900 से 1904 के आगामी 4 वर्ष की शिक्षा इनकी वेल्लूर में हुई, और इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने बच्चों दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद 1918 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए, और आगे चलकर इनका प्रमोशन भी हुआ, अर्थात ये प्राध्यापक से, यानी सहायक प्राध्यापक से ये प्राध्यापक बन गए, और इस तरह से ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। डॉक्टर राधाकृष्णन, इन्होंने अपने पढ़ाई के अलावा, अपने शिक्षा के अलावा भी लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। जैसा कि मैंने अपने
वीडियो की शुरुआत में ही स्वामी विवेकानंद के कथन का उल्लेख किया है और इसके पीछे एक कारण भी यही है कि इनके ऊपर स्वामी विवेकानंद का विशेष प्रभाव था। जिस तरह से उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को पूरी दुनिया को बताया, वैसा ही कुछ इन्होंने भी किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही उस जमाने में छोटी उम्र में ही विवाह कर दिए जाते थे। ऐसा ही बच्चों इनके साथ भी हुआ। इनका विवाह 8 मई 1903 को शिवा कामुक के साथ हो गया, लेकिन विवाह इनकी पढ़ाई में कहीं कोई अड़चन उत्पन्न नहीं कर पाया और इनका अध्ययन जारी रहा। इन्होंने अपनी अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए वेदों का अध्ययन किया। कहा जाता है कि इन्होंने विशेष रूप से वेदों का अध्ययन इसलिए किया क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज अपनी सभ्यता संस्कृति को अधिक उच्च मानते थे। तो ऐसे में वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को हे दृष्टि से देखते थे, अर्थात कमतर मानते थे। तो इन्होंने उन्हें बताने के लिए अपने वेदों का अध्ययन तो किया ही और उनके साथ शास्त्रार्थ भी किया, और तो और अपने ग्रंथों के माध्यम से और अपने रिसर्च पेपर के द्वारा भी इन्होंने विश्व मंच पर अपनी बात को रखा। और इस तरह से इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है, जो ये कहती है जियो और जीने दो, ना ही किसी के अधिकारों का हनन करो। इन्होंने भारत ही नहीं विदेशों में भी कई वक्तव्य दिए। विशेष रूप से इन्होंने जो भाषण दिए उसमें से मुख्य है ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिया हुआ भाषण, जिसमें इन्होंने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। इनकी बात आज के समय में सही सिद्ध होती है, जिसका उदाहरण आप वर्तमान में देख सकते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन का शासन होने जा रहा है या हो ही चुका है। लेकिन अगर इनके इस वक्तव्य को माना जाता या माना जाए तो शायद विश्व में कहीं भी युद्ध की स्थिति न हो। बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति होने से पहले एक शिक्षक थे। वे जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले स्वयं उसका गहन अध्ययन करते थे और अपनी शैली से दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। और बच्चों, आज भी ये शिक्षक का दायित्व है कि वो कक्षा में जाए उससे पहले वो उस विषय के बारे में पुनः अभ्यास करे, क्योंकि अगर शिक्षक अपने क्षेत्र में परिपूर्ण होगा तो वो अपने छात्रों को भी उस ज्ञान से पूरित करने का प्रयास करेगा। लेकिन ज्ञान किस रूप में ग्रहण करना है ये छात्र के ऊपर निर्भर करता है। इन्हें बच्चों अपने अध्यापन के साथ साथ ही विभिन्न उपाधियों से भी अलंकृत किया गया था, जिनमें विशेष रूप से आती हैं 1931 से 1936 तक, जब ये आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पद पर रहे। इसके बाद 1937 से 1941 तक जॉर्ज पंचम कॉलेज के ये प्रोफेसर के रूप में रहे और 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहा जाता है कि कलकत्ता अधिवेशन से हुई थी और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की नज़र भी इन पर पड़ी थी। नेहरू जी की
ये एक उपलब्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इनके गुणों को परखा और आगे चलकर भारत का उपराष्ट्रपति भी इन्हें बनाया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि प्रतिभा के धनी थे, इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया और इन्होंने उसमें जो अवधि बिताई वो थी 1947 से 1949 तक और 1949 में इन्हें सोवियत संघ जाना पड़ा। सोवियत संघ जाना पड़ा, उसके पीछे कारण ये रहा कि इन्हें भारत का राजदूत बनाकर वहाँ भेजा गया था। आप सोचेंगे एक दार्शनिक को एक राजनीतिक पद कैसे दे दिया गया, लेकिन ये दार्शनिक थे, इसीलिए ये सामने वाले व्यक्तित्व को आसानी से पढ़ लेते थे और इनकी इसी योग्यता के कारण इन्हें भारत का राजदूत बनाकर सोवियत संघ में भेजा गया। सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं। फिर बच्चों, वहां से आने के बाद इन्हें पंडित नेहरू ने उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में शामिल होने के लिए कहा और इस तरह से ये 1952 में उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किए और फिर उसके पश्चात ये राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए। जो इनका कार्यकाल था वो था 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। तो इस तरह से इन्होंने उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया। लेकिन इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी इन्होंने कभी अपने शिक्षक वाले व्यक्तित्व को विस्मरण नहीं किया। तो आइए जानते हैं कि इन्हें इनकी उपलब्धियों से किस तरह से सम्मानित किया गया। 1931 में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया, जो कि आज़ाद भारत से पहले एक बहुत बड़ा सम्मान था। फिर बच्चों, आज़ादी के पश्चात इन्हें इनके कार्यों के लिए, जिसमें देश विदेश और राजनीतिक स्तर पर जो इनके गुण थे, जिसमें विशेष रूप से प्रख्यात शिक्षाविद, दार्शनिक आदि सभी का समावेश इनमें रहा था, इसके लिए इन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके साथ ही 2 अन्य महान व्यक्तित्व को भी ये पुरस्कार दिया गया, जिनमें एक हैं सीवी रमन और दूसरे हैं सी राजगोपालचारी। इसके अलावा 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इतने सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी ये धरती से जुड़े हुए महापुरुष थे, यानी अपनी जड़ों को इन्होंने नहीं छोड़ा था। इन्हें इसके साथ ही अनेक बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया और नामित करने की जो श्रेणी थी वो थी साहित्य और शांति, लेकिन पुरस्कार हासिल ये नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हर भारतीय के दिल में ये अपना स्थान बना पाए। इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाने की पृष्ठभूमि है, उसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है वो छोटा सा ही, लेकिन वो आपको मैं बताना चाहूँगी। कहते हैं कि एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ शिष्यों ने मिलकर उनका जन्मदिन मनाने का विचार किया और इस विचार को पूरा करने के लिए जब वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से अनुमति लेने पहुँचे तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व की अनुभूति होगी और बहुत खुशी होगी। और इनके विद्यार्थियों ने इनकी बात को सर आंखों पे रखा और इसके बाद से ही 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और पहली बार शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 में मनाया गया। 1962 वही वर्ष है जिस वर्ष
चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। बच्चों, इसी घटना से मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु देखी। इसके साथ ही 2 युद्ध भी देखे, जिसमें आता है आपके 1962 में भारत और चीन युद्ध और दूसरा आता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध। लेकिन इन्होंने अपने नेतृत्व से इन सब को पूरी तरह से, हम कह सकते हैं कि इन सब का सामना बहुत ही वीरता से किया था, क्योंकि अगर नेतृत्वकर्ता कमजोर पड़ जाए तो कितना ही वीर योद्धा क्यों ना हो, वो भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन नेतृत्वकर्ता अगर उनमें जोश भर दे तो भारतीय सेना क्या कुछ नहीं कर सकती, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। इन्होंने बच्चों अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा शिक्षक के रूप में बिताया था, और जो समय हम अधिक या जिस व्यवसाय को हम अपना अधिक समय देते हैं वो व्यवसाय हमें प्रिय होता है, और इसलिए ये चाहते थे कि इनका जन्मदिन भी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए इनकी इस इच्छा की पूर्ति की गई थी। बच्चों, ये एक ऐसे शिक्षक थे जो छात्रों में भविष्य को देखते थे। वैसे तो सभी देखते हैं, लेकिन इनका मानना था कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, अपितु वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। और मेरे ख्याल से आप भी इनके इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हमेशा किताबी ज्ञान काम में नहीं आता, कुछ व्यवहारिक चीज़ें भी होती हैं जिनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इनकी ही तरह बच्चों, मैं एक और महान राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जिनका मानना था कि यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का राष्ट्र बनाना है तो मुझे दृढ़तापूर्वक मानना है कि 3 मुख्य सामाजिक सदस्य हैं जो यह कर सकते हैं। वे हैं पिता, माँ और शिक्षक। और ये कथन कहने वाले थे भारत के मिसाइल मैन, जिन्हें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में जानते हैं, जो कि राष्ट्रपति पद पर होने के बाद भी अपने आप को एक शिक्षक कहलाना पसंद करते थे। तो जिस तरह से हमने शुरुआत की थी स्वामी विवेकानंद से, उसी तरह बच्चों उन्हीं के कथन से मैं इस वीडियो की समाप्ति करना चाहूँगी। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बच्चों, हमें हमारे जीवन में जब तक अपने लक्ष्य को हम हासिल ना कर लें तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। और ऐसा ही कुछ स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद का जिक्र मैं यहाँ बार बार इसलिए कर रही हूँ कि जिस तरह से इन्होंने भारत ही नहीं विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान दिया था, वैसा ही कुछ कार्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी किया था। और स्वामी विवेकानंद इनके प्रेरणा स्रोत रहे थे। तो इन सभी महान विभूतियों को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।